बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 कार्बन सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स हैं या एमसीक्यूज हैं। उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये कह रहे हैं डिफाइन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पहले डिफाइन करना है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कौन सी सैटेलाइट्स होती हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कैसी होती हैं? जो कि जियो के रिलेटिवली, जियो यानी कि अर्थ के रिलेटिवली स्टेशनरी रहे, यानी कि रुकी रहे, रेस्ट में रहे। रेस्ट में रहने का मतलब क्या है कि अर्थ की जो सर्कुलर स्पीड है, अर्थ की सर्कुलर स्पीड और इस यानी कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटीज जो हैं वो आपस में क्या हो, एंगुलर स्पीड्स जो हैं वो दोनों की क्या हो जाए, सेम, यानी कि रिलेटिवली रेस्ट में स्पीड क्या हो जाए, सेम। यानी कि अगर अर्थ रोटेट कर रही है एंगुलरली, तो अगर अभी सैटेलाइट यहाँ पहुंचती है तो अर्थ की रोटेशन, अर्थ की एंगुलर स्पीड और सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये आपके पास अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ऐसे। अच्छा जी, समझे? तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की अगर एंगुलर स्पीड सेम हो जाती है किसी भी सर्टेन हाइट के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, अर्थ के हिसाब से, यानी कि अर्थ का अगर ये वाला पार्ट है तो ये पार्ट हमेशा सैटेलाइट इस पार्ट के ऊपर ही रहेगी। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती रहेगी ये यहाँ पहुंच चुकी होगी। अर्थ की रोटेशन अगर यहाँ पे आ जाती है तो ये वाला पार्ट उधर, तो ये पूरा एक साथ ही रोटेट कर रहा होता है। With respect to the given diagram, explain how artificial gravity can be produced when the manned satellite revolves around the earth. आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है? अब ये मैंड सैटेलाइट का आंसर क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैंड सैटेलाइट का आंसर क्या है कि वो ऐसी सैटेलाइट जो हमने बना ली, इंसान ने मिली। बताइए उसके अंदर जब मुझे ग्रेविटी, अब सैटेलाइट जो है वो इस फॉर्म में है तो उसमें ग्रेविटी अगर आपने प्रोड्यूस करनी है तो हम क्या करते हैं, हाउ डू वी प्रोड्यूस ग्रेविटी? हम क्या करते हैं, इस सैटेलाइट को रोटेट कराते हैं अबाउट एट देयर ओन एक्सेस। जब ये रोटेशन होती है तो सेंट्रीपिटल, यहाँ पे आप अगर खड़े हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्डअप होती है जिसके अगेंस्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है, और आप यहाँ पे क्या करते हैं, इस इसके साथ जुड़े रहते हैं नीचे। यानी कि व्हेन द सैटेलाइट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अबाउट देयर ओन एक्सेस, सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गोइंग टू बी जनरेटेड। उसके अगेंस्ट कौन सी बनती है, सेंट्रीफ्यूगल, जो कि एक्ट करती है एज अ आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यानी कि किसी भी सैटेलाइट को अगर आपने स्टैटिक कर दिया, रोक कर दिया, तो वो फ्री फॉल हो जाएगी, तो आप उसमें तैरने लगेंगे। लेकिन जब आप वो घूमना शुरू होगी, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी, इंटरस्टेलर जो मूवी थी, उसके अंदर वो बंदा जो होता है, वो मैंने बताया भी था शायद, कि जब वो जा रहा होता है दुनिया से दूर, तो कहता है मैं अर्थ कुछ देर देखना चाहता हूँ, तो वो अपने क्रू का जो हेड होता है उससे कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ अर्थ को, आप थोड़ी देर इसको ना इंस्टॉल कर दो। तो वो ग्रेविटी, वो क्या करते हैं, जैसे ही उसकी रोटेशन को रोकते हैं तो पहले वो बंदा जमीन पर खड़ा होता है, जैसे ही वो रोकते हैं ना तो वो हवा में तैरना शुरू कर देता है। फिर वो तैरता हुआ ऊपर जो विंडो होती है उसको पकड़ता है और पकड़ के अर्थ को, वो मूव कर रहे होते हैं बैक साइड पे और वो अर्थ को देख रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसके अंदर देखिए, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आर दोज ऑब्जेक्ट्स रोटेटिंग अराउंड द अर्थ विथ कंप्लीट्स देयर सिंगल रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाएगा इन 24 आवर्स, 24 घंटे में। दैट इज द सिंगल डे। ड्यू टू देयर सिमिलर revolution as that of the earth, there are they are seen to stay at the same point। देखो उतनी देर में, 24 घंटे में अगर एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटीज क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एक रेवोल्यूशन 2 पाई कितनी देर में, 24 आवर्स में अगर मुकम्मल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सैटेलाइट, क्योंकि अर्थ भी तो एक चक्कर 24 घंटे में गया, सेम बात। दे आर यूज फॉर मेनी पर्पज, लाइक इनको इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, ताकि वो 3 सैटेलाइट पूरी अर्थ से क्या कर जाती है, कवर अप करती है जियो स्टेशन सब। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज प्रोड्यूस्ड इन अ मैनर दैट द सैटेलाइट इज सेट ऑन रोटेशन, उसको रोटेट करा दिया जाता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपना ही एक्सिस है, सो दैट द एस्ट्रोनॉट्स आर आस्क्ड टू अप्लाई फोर्स एट देयर आउटर रिम रीजन लीडिंग टू द ग्रेविटी। यानी कि जब रोटेशन, जब जब तुम उसको ऐसे घुमाओगे, अब अगर मैंने ये अभी आपको बताया था कि अगर ऐसे है और आप यहाँ पे खड़े हैं इधर, तो जब ये रोटेट करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसे अपनी तरफ खींचेगी, फ्यूगल जो होगी वो उसके अगेंस्ट आएगी, जो आपको सीधा खड़ा होने के ऊपर सपोर्ट करेगी। ठीक है? हाँ भाई। A body of mass m is moving in a circular path, ठीक है, of radius r with constant linear velocity v,
एज शोन इन द, तो आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला। फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। और दूसरा क्या है, ये हो गया लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। और दूसरा कौन सा होता है, एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू अल्फा, या एंगुलर। अब देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन देखिए अभी ये क्या, इन्होंने क्या किया, देखिए वैसे ही सॉल्व किया, एस इज इक्वल टू थीटा आर लिया पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एस इज इक्वल टू थीटा आर के बाद इन्होंने क्या किया, एस को भी टी से डिवाइड किया और आर को भी, समझ रहे हो। तो एस अपॉन टी जो था ये क्या चीज बन गया, बी, ये क्या चीज बन गया, बी। और आर थीटा अपॉन ये ओमेगा बन गया, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाने की जरूरत नहीं थी, ये बताते खुद r जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, इन्होंने टाइम लिमिट कर दिया, इसकी भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख देंगे तो भी ठीक है। बाय चेंजिंग b आल्सो चेंजेस, तो अब ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इफ वी वांट टू फाइंड, अब ये है ना, इसको डिवाइडेड बाय t और इसको भी डिवाइडेड बाय t करते हैं, तो v बाय t जो होता है वो क्या होता है, v बाय t किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं, v बाय t लिखा है इन्होंने, उसके बाद एक्सेलरेशन बनाने के लिए इन्होंने लिमिट अप्रोचेस टू जीरो किया ताकि इंस्टेंटेनियस आए, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, देख रहे हो ये, जब ये इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये जब इस पे अप्लाई होता है ये एंगुलर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो असल में फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ रहा है और दूसरी तरफ आ रहा है a इज इक्वल टू आर अल्फा, समझ गए। अच्छा, इसको देखते हुए ना एक कॉन्सेप्ट ये भी जहन में आता है कि ये पार्टिकल एंगुलरली भी मूव कर रहा है और लीनियरली भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज आपको जहन में, असल में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट, इसको देख के ये भी जहन में आता है कि इसके अंदर जो फोर्स होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फिगर जो है इन्होंने दी हुई है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वरना इनको देना ये चाहिए था कि पूरा एक ऑब्जेक्ट दे देते गोल और उसको अपने ही एक्सिस पर रोटेट कराते। अब इसका एक पार्टिकल लीनियरली भी मूव कर रहा है और एंगुलरली भी मूव कर रहा है, ऐसे इनको शो करना चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन इन्होंने इसको जो मोशन दिया है, इसकी जो मूवमेंट दी है, ये जो फिगर बनी है ये एक तरीके से ठीक नहीं है। देखिए ना, पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है तो उसके अंदर लीनियर मोशन तो है, एंगुलर मोशन का मतलब क्या है कि एंगुलरली डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, दोनों के रिलेटिवली इन्होंने इसका है, लेकिन ज्यादा बेहतर फिगर ये वाली है, स्पिनिंग भी, ठीक है। द गिवन फिगर शोज दैट, अब आपको याद है ये स्कैटर्स जो होते थे ये क्या करते हैं, ये अपने मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करने के लिए अपने रेडियस को रिड्यूस, पहले ये अपना हाथ फैलाएगा, जब आप हाथ फैलाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। जब आप हाथ फैलाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, जिसके इंक्रीज होने की वजह से इनका मोमेंटम क्या होगा, ये वाला जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा शुरू, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि मोमेंटम जो होता है p इज इक्वल टू एम वी होता है, एम मैस होता है, यहाँ पे क्या है, एम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मेरे ख्याल में एम आर स्क्वायर के बराबर होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो बताइए यहाँ पे जब ये अपना रेडियस इंक्रीज करेगा, ये इसका रेडियस है ना सेंटर बॉडी से, जब ये अपना रेडियस इंक्रीज कर लेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मोमेंटम भी क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम। अब जब इसका यानी कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया p इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया को गालिबन आई से रिप्रेजेंट करते थे और आई वेलोसिटी को हम ओमेगा से, एंगुलर है, एंगुलर मोमेंटम की बात की, तो बताओ इसने अपने जब हाथ ज्यादा फैलाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से क्या चीज ज्यादा हो गया, इसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। अब आप ये जानते हैं कि अब अगर चलता हुआ बॉडी अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मोमेंटम को कंजर्व करने। तो अब ये बताइए अपने मोमेंटम को कम करने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करने के लिए अब ये अपने हाथ को क्या कर लेता है, बॉडी से क्लोज कर लेता है। जब ये हाथ को क्लोज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या उसकी रोटेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पुल्स हिज हैंड आर्म्स टाइटली टुवर्ड्स हिज बॉडी, जब अपने बॉडी की तरफ तेजी से ले आता है,
देन ही गेन्स, तो उसको मिलता है क्या चीज बढ़ जाती है, एंगुलर मोमेंटम उसका बढ़ जाता है, या फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं, मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों चीजें कही जाती है। समझ रहे हैं बेटे। स्टेट द लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को पहले स्टेट करो। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए स्टेटमेंट क्या है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा। कंजर्व होने का मतलब क्या है, द एंगुलर वेलोसिटी एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई, जो कि किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर, इस कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं कहता हूं आई ओमेगा 1 प्लस इज इक्वल टू आई ओमेगा, अब आई ओमेगा 1 का मतलब क्या है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आई 1 कह लो, इधर आई 2 कह लो। अब यहाँ पे आई 1 पहले ज्यादा था, आई 1 की वैल्यू क्या थी पहले, ज्यादा थी। दूसरे वाले केस में आई 1 की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस। तो इसको बैलेंस करने के लिए आई 2 की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर। देखिए आई 1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू, देखिए ऊपर भी नीचे भी इक्वेशन इसने यही चीज मेंशन की है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, टोटल अगर आप देखें तो टोटल इसको ख्याल में एल से रिप्रेजेंट करते हैं, L1 L2 अप टू Ln, इंक्रीज एंड डिक्रीज, वही वाली चीज आ गई कि जो चीज इंक्रीज होगी उसी के रिलेटिव। व्हेन द स्कैटर पुल्स हिज आर्म, फर्स्टली जब फैलाएगा अपना, जैसे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, नहीं ये पुल्स कर रहा है, ठीक है, क्लोज ला रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। And spin faster than before. Secondly, when he pulls his arm, the radius also decreases. अब ये जो कह रहा है ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये असल में वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी है पुल करने से, पुल करने से रेडियस रिड्यूस हुआ है, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हुआ है, उसको कंजर्व करने के लिए आपकी एंगुलर स्पीड जो थी वो क्या करती है, समझ रहे हैं। आई की वैल्यू रिड्यूस हुई है, जिससे ओमेगा की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज। समझ में आई बात नहीं। यानी कि आप क्या करेंगे कि जब वो अपने हाथ को, when his hand is closer to his body, रेडियस क्या हो जाएगा, which reduces its moment of inertia. In order to balance it, in order to conserve the momentum, the जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी that is going to be increased, तो उसकी एंगुलर मोशन या मूवमेंट जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे चलें, आगे देखिए, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखती है, किसी सर्कल में रख के घुमा। मैथमेटिकल फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है इसका, mv स्क्वायर ओवर r। व्हाई मस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव। बताइए क्या जरूरत होती है सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करने की अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाना हो। तो बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो घूमने के दौरान वो जैसे ही सर्कुलर पाथ के ऊपर रखने के लिए वो क्या करता है, इट स्टार्ट्स मेकिंग अ टेंजेंट ऑन द एज ऑफ द सर्कल। वो क्या करता है, वो चाहता है कि मैं टेंजेंट बनाता हुआ दूर चला जाऊं, लेकिन you will have to apply a little amount of force in order to make that body move on a circular orbit। आपने देखिए जैसे ही वो दूर जाने लगता है, आप हल्का से झटका मार के उसको सर्कुलर ऑर्बिट, फिर वो दूर जाए, यानी कि योर सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ दैट बॉडी, जो कि क्या करती है, कीप इट ऑन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स का सिर्फ एक काम होता है, वो ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बढ़ाती, बल्कि वो झटका मार के उसको हमेशा क्या रखती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके उसको सर्कल के ऊपर रखे रहते। तो देखिए ये क्या लिख रहे हैं, ये तो वही चीज हो गई mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है ना। बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर पाथ, ठीक है, फोर्स नीडेड टू मूव अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ। देखिए इन ऑर्डर टू मेक स्ट्रेट पाथ ऑफ एन, इन ऑर्डर टू मेक स्ट्रेट पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट सर्कुलर, यानी कि स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ के ऊपर लाना अगर आप चाहें, you will have to apply a little bit force। आपको कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि क्या करे, ऑब्जेक्ट को कीप्स मूविंग, उसको कहां पे रख सके, वो सर्कल। यानी कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज नीडेड इन ऑर्डर टू मेक द बॉडी और कीप द बॉडी ऑन अ सर्कल। वो झटका मार के सिर्फ और सिर्फ उसको उस दायरे से बाहर नहीं जाने देती वो फोर्स। तो ये काम होता है, अगर मैं वो फोर्स खत्म कर दूंगा तो फिर वो दायरे के अंदर नहीं आ सकेगा, तो वो फिर इट मेक्स अ टेंजेंट एंड स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। समझ गए। तो आपकी फोर्स का क्या रही होती है, देखिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है ना सर्कुलर पाथ पे, तो आपकी फोर्स क्या कर रही होती है, हर इंस्टेंट पे उसको झटका मार के उसकी डायरेक्शन को चेंज करके सर्कल पे रखती है। वो जैसे ही दूर जाने लगता है फिर झटका मार के सर्कल, फिर दूर जाता है फिर झटका मार के सर्कल। यानी कि फोर्स जो है वो असल में क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर रही है, ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट नहीं करा रही है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ा रही, बल्कि उसकी डायरेक्शन जहां वो बाहर जाने लगेगा मार के अंदर ले आएगी, फिर बाहर जाएगा फिर अंदर।
तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली करती क्या, ऑब्जेक्ट को रखती है हमेशा कहां पर, एक सर्कुलर ऑर्बिट। तो देखिए ये लिखा है ना कि ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग सर्कुलर, अ कांस्टेंट फोर्स इज नीड। तो ये फोर्स जो है वो आपको वो फोर्स, सेंट्रीपिटल वो फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने सर्कुलर पाथ से बाहर नहीं जाता। ठीक है ना। जैसे कि एक जानवर को आपने अगर एक सर्कल में घुमाना हो तो जैसे ही बाहर जाने लगेगा तो आपने स्टिक मारनी पड़ेगी। अब जैसे ही वो सीधा होगा फिर वो तो देख के गोल नहीं घूम सकता, वो तो सीधा ही आएगा। जब वो दोबारा सीधा चल लेगा, अब जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन अगर ऐसे जाने लगे तो वो बाहर जाने लगेगी, फिर आप इसको स्ट्राइक कर रहे तो अपनी डायरेक्शन, तो हर इंस्टेंट में डायरेक्शन चेंज करनी, यानी कि वो अपनी डायरेक्शन खुद वैसे नहीं चेंज कर रही थी, विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स, और वही सेंट्रीपिटल यहां पे अप्लाई। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ किस चीज को चेंज करती है, वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करती है। वो डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। ये चीज ध्यान में रहे, सही। चले भाई, समझा कि बहुत कुछ था, क्या कर सकते हैं। अच्छा चले, तो चौथा पांचवा करूंगा, नहीं ये पांचवा था, अब छठा देखिए, सिक्स्थ, सात, चले कोई बात। सिक्स में क्या था, फ्लूइड वाला, फ्लूइड डायनेमिक्स। अच्छा सब बचेगा, उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, देख लेंगे तो अच्छा। अच्छा चलो, अच्छा भाई अब ये देखिए, ये जो है ये एसएचएम से रिलेटेड है, ये चैप्टर अभी हमने रिसेंटली किया है। ठीक है, करेक्टली डिफाइंस द ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन। अब देखिए क्वेश्चन ही दिया, क्वेश्चन तुम काट लिया चलो चलो, ये इसमें कह रहा है कि पीरियोडिक मोशन को आपने डिफाइन कर, तो पीरियोडिक मोशन या एसएचएम के लिए को डिफाइन करने के 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला क्या है, टू एंड फ्रो या वाइब्रेटरी होनी चाहिए, इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता था, वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन के अक्रॉस होनी चाहिए, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी भी कहते हैं इसको हम, पीरियोडिक भी कहते हैं और वाइब्रेटरी भी कहते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, वाइब्रेटरी मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ऑसिलेटरी मोशन। मोशन इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम रिपीट्स, ऐसी मोशन ऑसिलेटरी कहलाती है जिससे पार्टिकल जो है वो रिपीट करे, बार बार लौटे अपनी जगह, देयर मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये नहीं है कि पहले जल्दी लौट जाए फिर देर में आ रहा हो, टाइम पीरियड कांस्टेंट होना चाहिए, लाजमी है। ऑसिलेटरी के अंदर नहीं है, किसने कहा है, तो जैसे आप कह रहे हैं के अंदर पीरियोडिक के अंदर बार-बार कांस्टेंट नहीं, तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, तो ऑसिलेटरी एंड नहीं पीरियोडिक दोनों सेम है। ऑसिलेशन पीरियोडिक, पीरियोडिक के अंदर भी टाइम, तभी तो पीरियोडिसिटी कहलाती है ये, जिसके अंदर क्या होता है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है, पीरियोडिक। ऑसिलेशन भी वही कहलाता है, ये दोनों चीजें सेम है। इन्होंने कहा 2 पॉइंट्स के अंदर आप सेकंड डैम्पिंग होगी तो पीरियोडिक नहीं होगी, डैम्पिंग के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, इनका एनर्जी बाहर नहीं। फिर ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मेरे ख्याल में, जहां तक मैं समझ पाता इधर में डेफिनेशन एक सेकंड, है, पीरियोडिक के अंदर ये चीज तो हाईलाइट की है। हूं, difference oscillatory motion. Oscillatory motion refers to the motion in which object moves back and forth repeatedly, while periodic refers to the motion in which the object repeats the path after a regular interval. इसका मतलब क्या है कि अगर oscillatory का मतलब क्या हो गया, सही कह रहे हो, अगर पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हो गया कि वो पीरियोडिकली, लेकिन अगर पीरियोडिकली नहीं हो रहा है, सिर्फ रिपीटेशन हो रही है, वो रेगुलर इंटरवल में नहीं है, तो ऑसिलेटरी। इसका मतलब क्या हो गया कि पीरियोडिक मोशन स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी होती है जिसमें उसका पीरियड सेम है। जो ऑसिलेटरी मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है, कोई चीज एक टू एंड फ्रो मूव कर रही है, कोई टाइम लाइन की बात नहीं। लेकिन पीरियोडिक मोशन क्या कह रहा है, जिसका एक सर्टेन टाइम के अंदर उस चीज को रिपीट किया जाना, तो ठीक कह रहे हो, ये वाली बात है। नहीं, अब ये कह रहा है ना, देखिए टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ये वही वाली बात। जब मैं ऑसिलेटरी की बात करूंगा तो मैं किसी भी किस्म की
टाइम इंटरवल या मूविंग बैक के लिए मैं कोई किसी खास टाइम इंटरवल की बात नहीं करता। जब मैं किसकी बात करूंगा, ऑसिलेटरी मोशन, जनरलाइज टाइप ऑफ मोशन ऑसिलेटरी कहलाता है। उसमें वो आहिस्ता हो या इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो तुम कह रहे थे डैम्पिंग मोशन जो होती है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसको हम ऑसिलेशन भी ही कहते हैं। डैम्प्ड पीरियोडिक मोशन कभी नहीं कराती, तो ऑसिलेशन हम कह ही थोड़ा। अच्छा बेटा, उस तरफ से बुलाइए और बुला के बैठा के उधर पढ़ा जाइए, जाइए, समझे। जबकि पीरियोडिक मोशन के लिए जरूरी है कि टाइम पीरियड एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल में आकर रिपीटेशन हो। तो ठीक है भाई, ये एक नई चीज हमने भी सीखी। चलो भाई, कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन तीन ही होती है। पहला क्या होना चाहिए, वो पीरियोडिक होनी चाहिए, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, ठीक है, कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 एक्स 0, ठीक है, और एक्सट्रीम के ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। तीसरी चीज क्या कह रहा है कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम, यार ये नहीं था, सिर्फ कंडीशन जो होती है मीन पोजीशन ये नहीं कही जाती। तीसरी कंडीशन ये होती है कि डायरेक्शन ऑफ, ये जो नेगेटिव साइन होती है इसको शो करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स fixed point called mean position, called, ठीक है, called mean, सही है, समझ गए। तो ये मीन पोजीशन, ये असल में था पॉइंट। इस पॉइंट के बजाय क्या कह दिया, ये कह दिया वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन। ये भी बात कहे तो ठीक रहा है, लेकिन पॉइंट ये है नहीं। और मिनिमम कहां पर होगी, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब वेलोसिटी कह रहा है तो काइनेटिक का पोटेंशियल भी बोल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स लगा सकते हैं, लेकिन मेजर पॉइंट जो है वो ये, समझ गए। तीन पॉइंट्स हैं सिस्टम। पहला क्या है, वाइब्रेटरी। दूसरा क्या, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा क्या है, मीन पोजीशन। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको अपलोड कर देंगे तो आप देखिए। स्प्रिंग मास सिस्टम इज शोन इन द डायग्राम। एक स्प्रिंग मास सिस्टम का मतलब क्या है, मास के साथ आएगा। अच्छा, when the mass m is pulled slowly, the spring having a spring constant k is stretched with the amount of delta x elastic restoring force f। यानी कि अगर मैं ये restoring force निकालूं तो f इज टू kx होता है ना, तो f इज टू माइनस kx या kx नॉट कह लें अगर एक्सट्रीम पे लेके जाना। एट एनी इंस्टेंट t, अगर किसी इंस्टेंट t के लिए जा रहे हैं तो पहले x आ जाएगा। इंस्टेंट t का मतलब क्या है कि x नॉट नहीं है बल्कि क्या है x, द डिस्प्लेसमेंट x एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, ओमेगा है। तो आप ये शो करो कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इस ब्लॉक की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि एंगुलरली तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो यूं 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 मूव कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, रिलेट करेंगे किस चीज को, इस स्प्रिंग मैस सिस्टम को पार्टिकल, क्या था बेटा याद है, पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। आपको याद है क्या था सर्कुलर मोशन के लिए फॉर्मूला, पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन के लिए याद करो, अब मैंने पढ़ाया था तो मुझे याद है। बताओ, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू किसके बराबर आता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आता था मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और जब हम इसको पढ़ते थे तो इसके लिए फॉर्मूला आता था a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम विद एक्स। ये फॉर्मूला हम पढ़ते थे किसके लिए, स्प्रिंग मास सिस्टम के। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू के बाय एम। तो ओमेगा अगर मैं निकालूंगा तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो याद है। तो ये इसका मतलब क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पार्टिकल मैस पार्टिकल सिस्टम के लिए ये था। अच्छा, तुम्हें उसका याद है SHM फॉर सिंपल पेंडुलम, उसके लिए था, मुझे जहां तक याद है G बाय L एक्स, ये था। तो ये जो इक्वेशंस है ना बेटा, इन इक्वेशंस को याद कर लो कि ये पेंडुलम के लिए है,
ये पेंडुलम के लिए है, ये प्रोजेक्शन के लिए है, और ये स्प्रिंग बैक सिस्टम। अब अगर इसके लिए है तो इसको कंपेयर करके इसका पूछ सकते हैं, अगर उधर का पूछ रहे हैं तो देखिए इसने ऐसे सॉल्व किया, F इज इक्वल टू एम में A इज इक्वल टू K बाय M। इसने सॉल्यूशन किया है, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे कहा नहीं है। अब देखो देखो, कंपेयरिंग इक्वेशन एक्सपेंडिंग एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, यानी कि यहाँ पे ऑसिलेटिंग बॉडी नहीं लिखना चाहिए, इनको क्या लिखना चाहिए था, प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्डर। यहाँ पे इनको मेंशन करना चाहिए था कि प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। समझ रहे हो, मुश्किल तो नहीं है ये। तो देखो दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ओमेगा इज इक्वल टू K बाय M अंडर रूट। अब यहाँ पे ये डैम्ड ऑसिलेशन है। डैम्ड क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी ऑसिलेशन है जिससे एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, आपके सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी तो चीज, मसलन पेंडुलम को अगर तुम हिला के छोड़ दो तो ये कुछ देर तक चलेगा, और चलते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि पेंडुलम क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। रुकने का मतलब क्या है कि उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल कंप्लीटली कंजर्व्ड नहीं है, बल्कि वो हीट या दूसरी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होकर स्टैटिक हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वही आपका कहने के मुताबिक कि वो पीरियोडिकली नहीं, ऑसिलेटरी टाइप की मोशन या मूवमेंट आपको मिल रही है। सही। नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ ऑसिलेशन, तो ये क्या है, डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है, डैम्ड ऑसिलेशन। अब दूसरा क्या कह रहा है, नेम एंड डिफाइन। डैम्ड ऑसिलेशन क्या होती है, ऐसी वाइब्रेशन जिसके अंदर क्या हो, ये डैम्ड भी कहलाती है, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन भी कहलाती है। फोर्स्ड का मतलब क्या है, एक्सटर्नली मूवमेंट के दौरान उसके ऊपर फर्दर फोर्सेस अप्लाई हो जो उसकी मोशन को क्या कर रही हो, अपोज कर रही हो, रेजिस्ट कर रही हो, एनर्जी आपके सिस्टम से बाहर निकालनी, इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन, इन टर्म्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। नहीं समझे? समझे ना? और ये फोर्स ऑसिलेशन आप लोगों ने शायद 9th के अंदर पढ़ा होगा मेथड में, कि वो डैम्ड ऑसिलेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि वो शॉक एब्जॉर्बर्स जो होते हैं गाड़ी के अंदर जो लगे हुए होते हैं स्प्रिंग वाले, वो डैम्ड ऑसिलेशन करते हैं, एनर्जी ग्रेजुअली रिड्यूस करते 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 जीरो पे जाते हैं, तभी आपको झटका कम से कम। तो इसमें देखो क्या लिख रहा है, द अबव ऑसिलेशन गिवन एज डैम्ड ऑसिलेशन कहलाता है। इट इज द टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच एनर्जी डिसिपेटेड, एग्जिट करती है, ठीक है, इजेक्ट करती है, विद टाइम, वक्त के साथ साथ निकलती जाती है, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस। और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, जब सिस्टम में से निकल गई तो क्या हो जाएगा, ठीक। जबकि अगर रेजोनेट हो रहा है, रेजोनेंस एक अलग फिनोमेना है जिसके अंदर एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एडअप होकर मल्टीप्लाई होती चली जाती है और वाइब्रेशन क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन वो अभी फिलहाल हम नहीं देख रहे, लेकिन करेंगे इसको। तो डिक्रीज होगी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑसिलेशन। फ्रिक्शन फोर्स एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है। सही। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होगी, होती नॉर्मल पेंडुलम है, उसको लटका के छोड़ दिया आपने, लेकिन अगर वो हिलते हिलते जल्दी रुक गया, इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी थी काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक में मुस्तकिल ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, बल्कि क्या होता है, आहिस्ता 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 रेडिएट। एक बॉल को अगर तुम ऐसे फेंको, टकरा के ऊपर नहीं आती, और नीचे और ये भी डैम्प्ड है, ऑसिलेट हो रही है लेकिन डैम्प्ड है। यानी कि वहां पर भी क्या होगा, पेंडुलम ऊपर जाने के बाद वापस थोड़ा सा नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे और। तो इसका मतलब आपके सिस्टम से जो एनर्जी, अगर एनर्जी कंजर्व रहती, काइनेटिक और पोटेंशियल एक दूसरे से इंटरकन्वर्टेबल भी, जैसे कल हम देख रहे थे फॉर्मूला हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हर जगह अगर सेम रहता, और फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस और साउंड और हीट में ट्रांसफॉर्म नहीं होती, तो पेंडुलम कभी रुक पाता, पेंडुलम हमेशा ऑसिलेट होता रहता। लेकिन यहाँ पे डैम्प जो होगा वो एक खास टाइम के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा था, हाउ डज पीरियोडिक, किस तरीके से पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस रेजोनेंस। हम ये वाली बात करेंगे कि रेजोनेंस प्रोड्यूस कैसे। राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस होता कैसे, कोई जानता, कोई चीज रेजोनेट कैसे करती। देखो इसका ये हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये जरा जल्दी से देख लो कि हर चीज का एक नेचुरल टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, नेचुरल टाइम पीरियड।
हर चीज का, इस बैग का भी, इस मोबाइल का भी, इस टेबल का भी, इस पेन का भी, मेरा आपका सबका एक नेचुरल टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं अगर अपनी बॉडी का नेचुरल टाइम पीरियड क्या है, तो मैं कोई डांस तो नहीं कर रहा हूँ तो मुस्तकिल हिल रहा हूँ तो आप मेरी टाइम पीरियड निकालेंगे, या मुझे राशि की बीमारी हो तो मैं हिल रहा हूँ। लेकिन हर बंदे का नेचुरल टाइम पीरियड कैसे होता है कि उस बंदे के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, और वो पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन और वाइब्रेशन में भी होते हैं। तो जब वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो उस बॉडी का एक नेचुरल टाइम पीरियड जरूर निकलेगा। मेरी मेरे केस के अंदर वो टाइम पीरियड बहुत ही माइनर सा होगा, लेकिन मुझे निकालना मेरे लिए खासा मुश्किल है। लेकिन पार्टिकल की वाइब्रेशन इनसाइड द बॉडी एग्जिस्ट करती है। हर चीज का, स्पेन का भी एक नेचुरल टाइम पीरियड है, लेकिन चूंकि स्टैटिक है, लेकिन अगर ये हिल रहा होगा तो इसका नेचुरल टाइम पीरियड बहुत प्रोमिनेंट होगा। अब पेंडुलम होता है, पेंडुलम जो होता है, ये मैंने यहां से क्या किया कि एक पेंडुलम जो था ना वो ऐसे करके लटका, मैंने एक पेंडुलम और लिया, वो मैंने इसी धागे में बांध के इधर लटकाया। मैंने एक पेंडुलम और लिया और इसकी लेंथ थोड़ी और बढ़ाई। सर्जन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेम होगी। नहीं, अब फ्रीक्वेंसी नहीं, जब टाइम पीरियड सेम हुआ दो पेंडुलम, तो उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, सारी चीजें क्या हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, दो लाल वाले जो है, ये रेड वाले, इनके लेंथ सेम है। और आप जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ओनली इट्स मास वगैरह, किसी चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, लेंथ। अच्छा, यहाँ पे एक पेंडुलम और ले लीजिए जो इससे थोड़ा सा क्या है। अब करते हम ये हैं कि ये तमाम के तमाम एक स्टिक है या एक डोरी है जिससे क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, या एक धागे के ऊपर बांध दिए गए, एक धागा है उससे ये लटका। अब ये सारे पेंडुलम क्या है, स्टैटिक है। देखो रेजोनेंस क्या कहलाता है, अगर मैं इस पेंडुलम को वाइब्रेट करूं तो बताओ इसकी ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के साथ वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। बताओ इसका टाइम पीरियड इसके नेचुरल टाइम पीरियड से मैच नहीं कर सकेगा, किससे मैच करेगा, इस बात के साथ। जिस पेंडुलम के टाइम पीरियड से ये मैच करेगा, वो पेंडुलम इसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर देगा, खुद ब खुद वाइब्रेशन। ये सारे स्टैटिक रहेंगे। तुम देखोगे तुमने रेड वाला हिलाया है, अगर 10वें नंबर पे भी होगा ना रेड, तुम देखोगे तमाम स्टैटिक होंगे, वो रेड वाला आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेशन क्या करेगा। जबकि पहले स्टैटिक था वो, लेकिन वो खुद ब खुद क्या करने लगेगा, वाइब्रेट। अब ये क्यों कर रहा है, इस वजह से वाइब्रेट कर रहा है कि इसकी वाइब्रेशन से जो पार्टिकल्स इससे स्ट्राइक कर रहे हैं, इसकी वाइब्रेशन से जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रही है। जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो पार्टिकल पूरे के पूरे वाइब्रेट करते हैं एटमॉस्फेयर के, वो वाइब्रेशन इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेंगे, इस पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे, इस पे। लेकिन रेड वाले पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोस्ट सूटेबल होगी इन ऑर्डर टू मूव। तो तुम देखोगे कि तुम्हारी डिस्टेंट फोर्स अप्लाई हो जाएगी, वाइब्रेशन आप इधर कर रहे हैं, पार्टिकल ने वाइब्रेशन उधर से, ये कहलाता है रेजोनेंस। यानी कि इनडायरेक्टली डिस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। और उसमें होगा क्या, पहले पेंडुलम स्टैटिक था, अचानक वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, वाइब्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपने सुना है ना, मेहदी हसन ने गा के उसका ग्लास तोड़ दिया। वो एक प्रोग्राम में, वहां पे गाने के प्रोग्राम में, गाना जो था वो जब उसने गाया और गाने के बाद एक खास पॉइंट के ऊपर आए तो वो ग्लास, एक होता क्रैक होना, एक होता बर्स्ट होना, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे खास फ्रीक्वेंसी के साथ। उसने जब आवाज निकाली तो उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी उन पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी से मैच की, और उससे आवाज को कुछ देर तक खींचा। जब एक सेम साउंड को कुछ देर तक खींचा गया तो ये पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना शुरू किया। जब आप वाइब्रेशन इनके साथ मिक्स करके अपने पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो ये भी वाइब्रेशन क्या करता जाएगा, इंक्रीज। और उस इंक्रीमेंट की वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाता है, क्रैक नहीं होता। यानी कि वो जो गॉम्बलेट था ना वो टूटा नहीं था, वो ऐसे फट गया था, क्योंकि पार्टिकल जब सबके सब वाइब्रेट करके एक दूसरे से दूर हटेंगे तो उसमें जो क्रैक पड़ेगा वो पूरे के पूरे ग्लास के अंदर आएगा। नहीं समझ में आती। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाती है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये नहीं कहते जो पुल वगैरह होते हैं उनके ऊपर जब फौजियों को गुजारा जाता है, ये सुना होगा आप, तो उनको कहा जाता है स्टेपिंग करते हुए नजर। यानी कि अगर दूर से वो स्टेप करते हुए आ रहे हैं, मार्च करते हुए आ रहे हैं, जब उनको किसी पुल में से गुजरना होता है तो वो मना करते हैं कि आप यहाँ पर। इसी तरीके से जो वो बनाया था ना वेव्स, जो इन्होंने क्या किया, एक हैंगिंग ब्रिज बनाया, और ये इसकी वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी है। वो हैंगिंग ब्रिज बनाया था, उस ब्रिज की जो नेचुरल, आराम से ध्यान से, उस ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है
वो वेव अचीव कर लेती थी नीचे पानी की, और हवा हवा और नेचुरल फ्रीक्वेंसी वेव जो थी वो उसको अचीव करती थी। और जब हवा की फ्रीक्वेंसी इसकी वाइब्रेशन से मैच कर जाएगी तो ये इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाती नहीं चली जाएगी। तो क्या होता था, पुल ऐसे होता था, जब हवा तेज चलती थी तो पुल हिलना शुरू होता, हिलते 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 इसकी वाइब्रेशन बढ़ती थी और पुल टूट जाता। फिर उन्होंने पुल को जब कंस्ट्रक्ट किया तो इस चीज को देखा कि उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए ताकि डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर उसको लेके जाए, और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से सेपरेट किया। आप देखते नहीं है हेलीकॉप्टर्स होते थे ना, उनको जब पहले उड़ाया जाता था तो उसका इंजन रोटेट कर रहा होता, उस रोटेशन से जो उसके स्क्रूज और नट होते थे वो खुल जाते थे, पूरे का पूरा हेलीकॉप्टर गिर जाया करता था। फिर उन्होंने क्या किया, जो भी पुर्जा बना रहे होते थे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी रोटेशन से क्या होते थे, और उसको रोटेशन अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो उसको टाइटनेस क्लॉकवाइज रखा जाता था कि वो खुलने ना शुरू हो जाए। अब जैसे पंखा होता है, पंखा चलता है, ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा होता है पंखे के अंदर रॉड के ऊपर ये इसी डायरेक्शन में टाइट हुआ। तो अगर ये झटका खा के खुलने की कोशिश करे तो ये खुलता तो यूं है ना, जब ये यूं चल रहा है तो ये चलने के दौरान हमेशा टाइट ही हो रहा होगा। हमारे घर में एक पंखा था, वो अल्लाह ने देखी तो वो गिर गया, तो बचत हो गई, रात में चलते हुए गिरा था। और जब वो गिरा था तो वो एशिया से गिरा के जब उसको हमने देखा तो उसकी चूड़ियां उल्टी बनी थी। तो वो जाहिर बात है जब उल्टी चूड़ियां बनाओगे तो होगा क्या, कि वो एक वक्त ऐसा आएगा वाइब्रेशन होती रहेगी। आपने देखा है कि आपके टायर होते हैं उसके स्क्रूज खुल जाते हैं खुद से, नहीं, जो नट होते हैं वो क्यों खुलते हैं टायर के, वो भी इसकी वाइब्रेशन की ऐसे खुलते हैं। और ये रेजोनेंस आपने बहुत सारी जगहों पे फील की होगी, गाड़ी के अंदर आप 10 दफा बैठे थे, गाड़ी स्टार्ट हो पहले गियर पे, थोड़ी पुरानी गाड़ी हो तो आप देखते हैं ना बोनट या उसका जो गियर होता है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, और अगर आप उसको छोड़ दें तो वाइब्रेशन बढ़ती चली जाती है। उसका वो नहीं होता कि आपके ग्लासेस जो होते हैं उमूमन, हम जो हमारे पास जब वो थी ना क्या कहते हैं मेहरान, मेरे पास थी, मेहरान के अंदर उसका जो शीशा था वो बकायदा वाइब्रेट कर रहा होता था कि अगर हम शीशे पे हाथ ना रखें ना तो वो टूट जाए। नहीं गया, लेकिन वो जो मेहरान में बता रहा हूँ ना, मेहरान तो बिल्कुल ही गधा गाड़ी की तरह होती है, लेकिन उसके अंदर वाइब्रेशन बकायदा। बड़ी बसेस जो होती हैं तो आपने देखी नहीं होगी, ये वाली बस जो है लोकल बसेस, उसको जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है ना तो आपके हाथ पांव सुन हो चुके होते हैं। नहीं वो भगाने में नहीं, जब एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाकर समझ गए। तो इन्होंने एग्जांपल्स पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे देख लो भाई ये क्या कहता है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये टॉपिक है आपका ठीक है ना, जो हमने नहीं देखा था तो ये कवर अप हो गया इसमें। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मैच विद द नेचुरल, अब ये फ्रीक्वेंसी का ही एम्पलीट्यूड का है, नेचुरल फोर्स मैच कर जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है, मैच कर। तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, जो कि इंक्रीज करती जाती है, क्या चीज ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, किस चीज को, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करती चली जाएगी, समझ रहे हैं। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी तो वो चीज टूट नहीं जाएगी। तो ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं ये डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, वरना शुरू में जब गाड़ियां बनाई गई थी और उसके ऊपर जब वाइब्रेशन ऐसी हुई थी तो गाड़ी ने ऐसा उछलना शुरू किया, उछलती चली गई, उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के रोका गया, समझ रहे हैं। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये देखिए स्टेप ब्रेकिंग, सोल्जर्स ब्रेक, ठीक है ना, देयर स्टेप्स, अभी मैंने बताया था ब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए करते हैं वरना ब्रिज गिर जाए, यानी कि जिस हिसाब से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर उनके पैरों की मारने की फ्रीक्वेंसी सबकी एक साथ है, थोड़ी थोड़ी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर मैच कर गई ब्रिज के साथ, तो जो पत्थर के ब्रिजेस होते हैं ना ये भी क्या कर जाते हैं, टूट सकते हैं इसकी वजह से। अब दूसरा क्या है, मैकेनिकल रेजोनेंस, अवर एक्सटर्नल फोर्स बिकम इक्वल टू द स्विंग सो इट विल वाइब्रेट विद हाई एम्पलीट्यूड। ये वही वाली बात है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे ये जो स्विंग होता है ना, ये वाला झूला जो होता है, इसके पीछे आप खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, बताइए हर न्यूटन फोर्स जो होगी वो बंदे के एम्पलीट्यूड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाती जाएगी। एक टाइम अगर तुम लगाते जाओ, हो सकता है 1 घंटे बाद तुम्हारी 1 न्यूटन फोर्स तुमने लगाई हो वो बंदे को ऊपर से घुमा दे, लेकिन वो फोर्स आप मुस्तकिल क्या करते जाए, लगाते जाए तो एक्सेलरेट होता जाएगा, तो वो रेजोनेट होता चला, सही है। हाँ भाई, अगला क्या कह रहा है, अ सिंगर विद अ श्रिल वॉइस, एक सिंगर है जिसकी वॉइस क्या है, श्रिल है,
यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, 1100 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेव लेंथ, आपने क्या मालूम करनी है, इसकी वेव लेंथ लैम्डा फाइंड आउट करना है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। चीता बच्चा, ठीक है ना। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज इतना, तो v आपको पता है, f आपको पता है, आपने क्या मालूम करना है, लैम्डा, ठीक है ना। तो ये तो आप आराम से राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन फ्री एंड फोर्स। फ्री ऑसिलेशन जिसके अंदर एनर्जी क्या हो, कंजर्व रहे, एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे। अच्छा, एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हाँ, यानी कि क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड, वो जो वाइब्रेशन है वो एक कांस्टेंट रेट के ऊपर हो रही है, टाइम पीरियड क्या हो उसका सेम हो, टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या हो, टाइम ऑफ ऑसिलेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम होनी चाहिए। जबकि फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर क्या होता है, सिस्टम से एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, और टाइम पीरियड भी क्या होता जाएगा, वेरिएट करता जाएगा। ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रीली, एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्रीली मूव करे यानी कि फोर्स्ड ना, नो फोर्स इज अप्लाइड टू कीप द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट, यानी कि ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखना है ना, तो इस वजह से कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना हो रही। अगर पेंडुलम है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई, अगर स्प्रिंग मैच सिस्टम है तो सिर्फ रीस्टोरिंग इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रही है स्प्रिंग पर। ये कह रहा है कि फ्री ऑसिलेशन है, कांस्टेंट ऑसिलेशन, यानी कि पीरियोडिक मोशन कर रहा, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है कि वो अपनी मूवमेंट को चेंज ना, कांस्टेंट ऑसिलेशन। उनसे कहा कि क्लास ले रहे हैं, मंगाया है, बच्ची आएगी, उनसे कहा कि क्लास ले रहे हैं 15 मिनट बाद। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। चलो मैंने अभी सुनो 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 बात सुने, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ प्रोजेक्ट, सिर्फ 10-15 मिनट, 10। अच्छा बेटे, तुम्हें कौन सी ऑसिलेशन कह रहा है, ये फ्री ऑसिलेशन। फ्री का मतलब क्या है, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, जिसकी एनर्जी क्या है, कंजर्व है। यानी कि अगर एक चीज के ऊपर, अगर मैंने पेंडुलम लटका के चला दिया तो पेंडुलम की मोशन ग्रेविटी की वजह से हो रही है, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई है, कोई एयर रेजिस्टेंस, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई ना करें, नहीं समझे। तो फ्री ऑसिलेशन में क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई ना हो, ताकि उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। ज्यादा होगा तो रेजोनेट कर जाएगा, कम हुआ तो डैम्प हो जाएगा। तो देखो, नो फोर्स इज अप्लाइड, उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना टू कीप के उसको रखे, क्या चीज है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रहे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, टू कीप द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट अ फोर्स, अब यहाँ पे टू कीप जो कह रहा है पागल क्या है, तो ये गलत है, पता नहीं, ये तो गुड रिस्पॉन्स है, गलती से लिखा है। नीचे भी सारा चीज क्या, इट विल डैम्ड इन नॉन आइस, ये पैर इसमें नहीं है नहीं, ये मेरे ख्याल में जज्बात में आके लिखा, तुम्हें समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, फोर्स शुड बी अप्लाइड। इट विल डैम्ड, डैम्ड तो नहीं होगी, डैम्ड तो नहीं होनी चाहिए ना, इट विल नॉट डैम्ड बिकॉज, पढ़ लेते हो सकता है आपको ये गलत किया, हाँ भाई ये हो जाता, इट विल नॉट डैम्ड बिकॉज फोर्स इज बीइंग provided. The object oscillate with frequency of oscillator. The object move oscillates with natural frequency. पता नहीं भाई यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। Two differences between free and forced, यार अब ये खुद ही चेक कर लेना। फोर्स के एग्जांपल देखने को समझ, ठीक है ना, अब देखो एग्जांपल क्या दे रहा है, a child sitting on the swing and someone pushes from behind, so the swing keeps on moving. तो इसके एम्पलीट्यूड को तो डैम्प होने ना देते फोर्स। The pendulum bob attached to the string struck by a ball. होता ही जाता भाई, ये स्ट्रक बाय बॉल का मतलब, अब यहाँ पे तो स्विंग अगर आपने कर दिया तो वो तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कांस्टेंट है, एक दफा धक्का मार के छोड़ दिया, धक्का दे और मुस्तकिल तौर पे फिर धक्का दिए चले जा रहे हैं ताकि उसका
भाई अगर एक दफा धक्का देके छोड़ दिया तो फिर डैम्प में जाने लगेगा। तो डैम्प को हमने फ्री ऑसिलेशन करने के लिए उसको मुस्तकिल थोड़ा थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा ताकि वो अपने एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट रखे। और दूसरा क्या, पेंडुलम ऑफ बॉब जो है वो अगर वाइब्रेट कर रहा हो तो उसको दीवार से टकरा दो, उसको रिड्यूस कर दो। जब आप टकराएंगे तो उंगली नहीं सकती। अच्छा, अगर उंगली चल रही होती है ना तो मैं अपना पन्नी इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक। तो देखो इसका डिफरेंस जरूर आता है। एक के अंदर क्या होगा, टाइम ऑफ वाइब्रेशन पीरियोडिक के अंदर होगी, यानी कि कांस्टेंट रेट के ऊपर ऑपरेट हो रहा होगा, और ये कोई रेट नहीं। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन कॉल्ड ऑसिलेटरी, ये पहले बता। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ mass bob suspended weightless in external। देखो जब भी किसी पेंडुलम को स्टडी किया जाता है तो वो सस्पेंड किया जाता है, बॉब को वेटलेस होना चाहिए। बॉब क्या चीज, वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होना चाहिए। जो रस्सा है उसका वो weight खींचा हुआ है ना, उसका कोई वजन नहीं रहा, बहुत ही लाइटर होना चाहिए, ढीला होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल, ढीला होने का मतलब ये इनएक्सटेंसिबल नहीं, खींचे नहीं, नहीं यानी कि टाइट हो जाए वो, लेकिन ऐसा ना हो कि खींचने रबर बैंड की तरह ना हो, इलास्टिसिटी ना हो उसमें। अगर इलास्टिसिटी हुई तो क्या नुकसान होगा, वो लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन नहीं रहेगा कांस्टेंट, तो आपके पास पीरियोडिक मोशन नहीं है। अब देखो ये मैक्सिमा कहलाएगा, ये भी मैक्सिमा और ये मिनिमा पॉइंट देख लीजिए। ठीक है ना। मेंशन टू फैक्टर्स ऑन विच द पीरियोडिक ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वर्ड ही गलत है ग्रेविटी। अच्छा, डिस्क्राइब एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक। वही वाली मीन, और ये वाली चीज ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कॉल्ड दिस, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट कॉल्ड मीन। ये अवस्था है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट इफ इट्स लेंथ। पहले टाइम पीरियड देखो, अब करोगे क्या, तुम जानते हो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। पहले टाइम पीरियड मालूम कर लो, 2/√L/G से। एल पता है, ये है एल। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो 0.5 मीटर्स बन जाएगा। ठीक है, 0.5 मीटर्स को इधर प्लेस कर देंगे तो टी की वैल्यू, और टी को जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। समझ गए। देखिए पहले इसने टाइम पीरियड लिया 0.5 रख के, ये आया, और टाइम पीरियड को पलट दिया तो इतने हर्ट्ज आ गए, वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है भाई, तो बस इसको हम यहीं तक रखते हैं। और कौन कौन से चैप्टर्स थे?